और अब खबरों की तफसील। 1 सितंबर को लखनऊ के विकल्पखंड में हुई IAS ऑफिसर और सूडा डायरेक्टर उमेश प्रताप सिंह की अहलिया अनीता सिंह की मुश्तबा हालत में मौत हो गई थी। खानदान के लोगों ने इसे खुदकुशी करार दिया था। पुलिस ने भी इसे खुदकुशी ही मान लिया था, मगर अब 5 दिनों बाद अनीता सिंह के चचेरजाद भाई राजीव सिंह ने अपने बहनोई उमेश प्रताप सिंह के खिलाफ कत्ल और सबूत छुपाने के मामला दर्ज करवाया है। राजीव सिंह ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उमेश प्रताप सिंह पर इल्जाम आयद किया कि उनके कई खवातीन के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। उन्होंने इस पूरे मामले की CBI जांच का भी मुतालबा किया। ये सब कथा और कथा की रचना है। इस पर ध्यान कम देते हुए सर्वप्रथम वहां पर जो घटना घटित हुई है उस पे मौके पर सारी चीजों को सूक्ष्मता से उस पर अध्ययन किया जाए, FSL रिपोर्ट लगे और सारी बातें खुलकर सामने आए। जो पता नहीं यहाँ बताना सही है नहीं है क्या है, लेकिन पता ये चला कि 75 प्रोजेक्ट मैनेजर हैं विभाग में, 75 प्रोजेक्ट मैनेजर हैं सूडा जैसे डिपार्टमेंट में, और सबको 1.5 लाख रुपए प्रतिमाह बांध दिया गया। मतलब भ्रष्टाचार समाप्त हो। जहां एक तरफ नीति चल रही है वहां पर दीपक तले अंधेरे वाली कहानी है पूरा। इसकी CBI जांच कराई जाए सर्वप्रथम। दूसरा, जब तक जो है ये मुकदमा चल रहा है तब तक इन्हें सस्पेंड किया जाए, महत्वहीन पद पे रखा जाए। तीसरा, इन्हें किसी प्रकार को से जो है ये छूट न दी जाए कि ये मुकदमे को प्रभावित कर सके। जो मृतका है उनके चचेरे भाई की तरफ से एक तहरीर आई है जिसपे थाना चिन्हट ने धारा 302 और 201 IPC में इनके पति के खिलाफ एक मुकदमा जो है वो दर्ज किया है। पुलिस द्वारा सारे एविडेंसेस जो है वो कलेक्ट किए जा रहे हैं। और वहीं उमेश प्रताप सिंह की बेटी ने अपने वालिद पर लगे इल्जामात की मुखालफत की। बेटी ने अपने वालिद पर लगे तमाम इल्जामात को मुस्तरद करते हुए राजीव सिंह के किरदार पर ही उल्टे सवाल खड़े कर दिए। अभी तक नहीं, जब तक मॉम की वो हुई थी तभी आए थे वो लोग, तभी मैंने देखा है, वरना तो मैंने जानती। वो खुद को चचेरा भाई बता रहे हैं आपकी मम्मी के? हाँ वो है, बट कभी ना राखी बनवाने आए थे, ना कभी वो ऐसे मम्मी से मिलने आए, ना मम्मी से बात होती थी, कुछ भी नहीं। मैंने उनसे फ़ोन पर बात भी हुई, उन्होंने कुछ, मैंने बोला कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, आप तो कोई रिश्ता भी नहीं, आपने कोई रिश्ता भी नहीं रखा, कभी राखी भी नहीं बनवाने आए, आपको कुछ भी नहीं, कभी भी देखने गए नाना से कुछ। मम्मी के बाद भी एक बार कॉल करके भी नहीं पूछा बच्चे तुम लोग कैसे हो, कुछ भी देखते नहीं। आजमगढ़ में गुज़िश्ता 2 दहाइयों से समाजवादी पार्टी का दफ्तर जिला पंचायत भवन में है और किराया सिर्फ 1 लाख जमा हुआ है। समाजवादी पार्टी पर 5,50,000 का किराया बकाया है, लेकिन दबदबे की वजह से अफसरान कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। बस नोटिस से ही काम चलाया जा रहा है, लेकिन इन नोटिस का कोई असर होता नजर नहीं आ रहा। आसाम की तर्ज पर यूपी में भी NRC लागू करने के मकामी बीजेपी रुकने असेंबली के मुतालबे पर मेरठ के मुस्लिम दानिश्वर तबके ने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। मुस्लिम दानिश्वरों के मुताबिक इस तरह के गैर जरूरी मुद्दे उठाकर बीजेपी लीडर मुस्लिम तबके पर दबाव बनाने और अवाम को असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। वाज़ेह है कि मेरठ के कैंट असेंबली हल्के से रुकने असेंबली सत्यप्रकाश अग्रवाल ने आसाम की तर्ज पर यूपी में भी NRC लागू करने का मुतालबा किया। सत्यप्रकाश अग्रवाल ने वज़ीर दाखिला को इस बारे में बाकायदा खत लिख डाला है और मेरठ शहर और जनूबी असेंबली हल्के में झुग्गियों में रहने वाले गैर मकामी मुस्लिम कामगारों का हवाला देते हुए बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों का जिक्र किया, जिनकी वजह से यूपी में आबादी, रोजगार और माशी एतबार से तवाजुन बिगड़ रहा है। यूपी की बात नहीं करते हम, तो पूरे हिंदुस्तान की करते हैं, जितने सूबे तमाम की करते हैं। उनको सबको NRC कराना है तो सारे मुल्क के जितने स्टेटस सब में करामे ना, सब चीज क्लियर सबके सामने आ जाएगी। हिंदुस्तान का मुसलमान सब जितना है यहाँ का मूल निवासी है असल, इसलिए हमें कि मुसलमानों को कोई डर नहीं है, कोई खतरा नहीं है। इन लोगों का मिशन ये बना है कि इन मुसलमानों को जो है हर वक्त परेशानी में मुब्तला रखना है। ना आसाम की गवर्नमेंट खुश है, ना वहाँ के मुसलमान खुश हैं, तो इसका मतलब है कि जो रिपोर्ट बनी है वो भी सही नहीं है।
कई केसेस ऐसे आए हैं जिनके बाप दादा वहाँ रहते चले आए, उनकी औलादें भी सरकारी नौकरी कर रही हैं, 40 साल से उनके बाप दादा नौकरी सरकारी कर चुके, उनका भी नाम एनआरसी में नहीं आया। अब ये मांग उठ रही है कि साहब इसे यूपी में भी लागू किया जाए और दूसरे स्टेट में भी लागू किया जाए। जो बॉर्डर स्टेट है वहाँ पे तो ये होता है कि जैसे बांग्लादेश के आदमी आ गए, आसाम में आ गए या सिक्किम में उधर से आ गए, तो वहाँ तो ये एनआरसी ठीक थी। लेकिन अब पूरे हिंदुस्तान में या यूपी स्टेट में या दिल्ली में ऐसे करें तो मैं समझता हूँ उसकी ज़रूरत तो कुछ है नहीं। ये तो अनावश्यक रूप से लोगों को परेशान करना है। और मर्दों की फौकियत वाले इस समाज में ख़वातीन का इस्तेहसाल किया जा रहा है। उन्हें आईनी और दस्तूरी हुकूक से महरूम करके तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं फराहम किया जा रहा। समाजी और मिली सतह पर काम करने वाली ख़वातीन के मुताबिक ख़वातीन के खिलाफ बढ़ते जराइम ने लड़कियों को अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास में मुब्तला कर दिया है। हुकूमत दावे भले ही करे लेकिन लड़कियों के तालीम और तहफ़्फ़ुज़ के मामले में पूरी तरह नाकाम है। पेश लखनऊ से तारिक कमर की ये रिपोर्ट। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर जिंदगी के हर शोबे में रिजर्वेशन देने तक वादे तो बहुत किए गए थे और दावे भी बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकी मंजर कुछ और ही है। न अक़लियती ख़वातीन व लड़कियों तक किसी मखसूस स्कीम का फायदा पहुंच रहा है, न उनको बुनियादी सहूलतें ही फराहम की जा रही हैं। मासूम व नाबालिग बच्चियों के साथ जराइम बिलखुसूस ज़ना बिल जबर के बढ़ते वाक़यात ने माँ बाप तक की नींद उड़ा दी है। लोग लड़कियों को स्कूल भेजने में डरने लगे हैं। मुल्क के हालात हैं जो इस वक्त ख़वातीन के साथ, अभी एक बच्ची के साथ भी हुआ, उससे पहले एक बड़ी टीनेजर के साथ हुआ। वो ये इशू नहीं है कि कौन मुस्लिम है या मुस्लिम नहीं है, कोई भी है, इंसाफ तो सबको मिलना चाहिए। इसके ऊपर कोई सख्त कानून आना चाहिए, बल्कि इनको फांसी होनी चाहिए। जो हमारे मुल्क के अंदर इस तरह से बराबर हादसात होते रहते हैं, ये कहीं ना कहीं इसमें हमारी जो गवर्नमेंट से उसकी बहुत ज़्यादा इसमें लापरवाही है। अगर कोई ऐसा कानून उसके लिए लाया जाए कि फ़ौरन की फ़ौरन उस ऐसे जुर्म करने वाले की फ़ौरन सज़ा दी जाए, तो हम समझते हैं कि ये एक हद तक ही रुक सकता है, बल्कि बिल्कुल ख़त्म हो सकता है। ख़वातीन के लिए मुख्तलिफ मैदानों में काम करने वाली मारूफ समाजी कारकुन ताहिरा हसन कहती हैं कि सरकार के सभी दावे झूठे हैं। ख़वातीन अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह से हैवानियत और शरपसंदों से खौफजदा है। औरतें तो क्या, मासूम बच्चियां भी महफूज नहीं हैं। क्राइम में कमी नहीं हुई है उत्तर प्रदेश में, क्राइम बढ़ रहा हो। खासकर जब मैं महिला मुद्दों पे काम करती हूँ तो मैं देख रही हूँ महिलाओं पे क्राइम बहुत बढ़ रहा है। भाजपा ये नारा भी दे चुकी है कि महिला के सम्मान में भाजपा मैदान में, बिटिया पढ़ाओ बिटिया बढ़ाओ। कैसे पढ़ेंगी, कैसे बढ़ेंगी? इस क्राइम को रोकना स्टेट का काम है। बात तो सही है, जब बेटियां बचेंगी ही नहीं तो पढ़ेंगी किस तरह? ख़वातीन यूं तो हर महाज पर नाकाम नजर आती हैं। समाजी, तालीमी, माशी और सियासी हर मैदान में इनका इस्तेहसाल हुआ है, लेकिन फिलवक्त सबसे बड़ा मसला उनकी इज्जत व जान का तहफ़्फ़ुज़ है। हुकूमत को चाहिए कि वो सिर्फ सरकारी अफसरों के झूठे दावों और आंकड़ों पर भरोसा न करके हकीकी और ज़मीनी सूरत हाल पर गौर करे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। न्यूज़ 18 उर्दू पर खबर दिखाए जाने के बाद अब मुहर्रम के तक़द्दुस को देखते हुए लखनऊ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने सफाई कराने के लिए अमले को तैनात कर दिया है। जुलूस गुजरने वाले मखसूस इलाकों में खास साफ सफाई की जा रही है। वाज़ेह रहे कि ये दरिया वाली मस्जिद का वो इलाका है जहां से लाखों अकीदतमंदों पर मुश्तमिल अलम का तारीखी जुलूस बरामद होता है। कल तक यहाँ गंदगी का आलम यह था कि गुजरना ही दुश्वार था, लेकिन अब लखनऊ नगर निगम ने सफाई के बंदोबस्त करने का खास इंतजाम किया। जुलूस निकलेगा ना, ये पट्टी जितनी है सब साफ करा देंगे, तो लगे वही काम करवा रहे हैं। ये निकलता है मसा जुलूस दरिया वाली मस्जिद, यहाँ से जाता है गुफराम अम्बाड़ा चौक सब्जी मंडी, ये जाता है इधर नींबू पार्क होते हुए और वही चौक सब्जी चरहो से होते हुए और गुफराम अम्बाड़ा जाता है ढाल उतर के। सर एक्चुअली हमारा सफाई से नहीं, मतलब हमारा ये मलबे से है सर, तो मलबा हम जो ड्रेसिंग करा दिए सर, उस तार का पूरा ड्रेसिंग करा दिया। अब इस पर जो भी सर गड्ढे वड्ढे होंगे उसको हम लेबिन करा देंगे सर। मेरठ में तकरीबन 4 करोड़ रुपए के मदरसा स्कॉलरशिप बदनवानी मामले में EOW ने मजीद 84 मदारिस के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। 2010 के मदरसा स्कॉलरशिप बदनवानी मामले में EOW ने अब तक 105 मदरसों के खिलाफ
FIR दर्ज की है और तकरीबन 250 लोगों को नामजद किया है। खास रिपोर्ट। मेरठ के 141 मदरसे और स्कूल में स्कॉलरशिप घोटाले का ये मामला सन 2009-10 और 2010-11 का है। मरकजी हुकूमत की प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप तकसीम में बदउनवानी के इन मामलों की जांच 2012 से EOW कर रहा है। 105 मामलों में अपनी मुकम्मल जांच रिपोर्ट पेश करने के बाद EOW ने मदरसा मुंतजमीन और महकमा अक़लियती फलाह के जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ मेरठ सेक्टर थाने में FIR दर्ज करवाई है और अब आगे की कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। ये जनपद मेरठ में अल्पसंख्यक स्कूल जो थे मदरसे, उनके खिलाफ शिकायत सरकार को प्राप्त हुई थी 2012 में, जो कि 2010 और 2011 वित्तीय वर्ष का प्रकरण है ये, जिसमें EOW के द्वारा जांच की गई और जांच करने के बाद जो शिकायत की गई थी वो सही पाई गई। उन सभी प्रकरणों में हम लोगों ने अब जांच को निस्तारित करके मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, जिसमें अब तक लगभग 105 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इस प्रकरण में साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर जो भी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। तकरीबन 4 करोड़ रुपए के माइनॉरिटी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप बदउनवानी मामले में अब तक 105 मदारिस के मुंतजमीन और मुताल्लिका महकमे के जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ इल्जामात साबित हो चुके हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए EOW आगे की कार्रवाई अंजाम दे रहा है। इसमें जो दोषी पाए जाएंगे उसमें संबंधित विद्यालय के जो प्रबंधक या प्रधानाचार्य और विभाग के जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होंगे, जिनको की दायित्व था कि इस तरह की जो अनियमितताएं हुई हैं, भ्रष्टाचार हुई हैं, उनको रोका जाए। तो उनके बारे में भी हम लोग विवेचना करेंगे कि उनका कहां तक दोष है। अगर दोषी हैं तो कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। EOW की कार्रवाई के बाद बदउनवान मदरसा मुंतजमीन और मुताल्लिका महकमे के जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। लखनऊ के इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया में अब सिविल सर्विसेज की तैयारियों के लिए लाइब्रेरी और रीडिंग रूम कायम किया जा रहा है। ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के इश्तिराक से शुरू किए जाने वाली इस लाइब्रेरी के क़याम का ऐलान आज ईदगाह वाक़े इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया में किया गया और इस मौके पर सैयद जफर महमूद समेत अहमद दानिश्वर और मौजूदीन शहरी मौजूद रहे। 10 साल की तगोदौ की वजह से इतना हुआ है कि जो आज़ादी के बाद से लेकर के और 3 साल पहले तक जो 2.5% पे मामला टिका था, यानी कि मुसलमानों की नुमाइंदगी सिविल सर्विसेज में, और 2.5% पे टिकी हुई थी। नंबर बढ़ने लगा था लेकिन परसेंटेज टिकी हुई थी। ऐसा तो मैं जब सेलेक्ट हुआ था तब तो 10-11 लोग सेलेक्ट हुए थे पूरे इंडिया से, है ना। तो अब 30-35 होने लगे थे, लेकिन ये कि चूँकि टोटल इंटेक बढ़ गया था, इस वजह से परसेंटेज वही रही। ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया की जानिब से एक ज़माने से इस सिलसिले में कोशिशें हो रही हैं कि UPSC एग्ज़ाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम स्टूडेंट्स अपीयर हों।
तो नाज़रीन, चंद्रयान 2 की आज जो खास तस्वीर हम सबके सामने आने वाली है, उस पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं और क्यों ना हो, हिंदुस्तान के लिए बड़े फख्र की बात है। और इसका बराह रास्त मुशाहिदा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खुद करेंगे। बेंगलुरु में वो मौजूद हैं, वहां पर वो तमाम चीज़ों को खुद देखेंगे। और सबसे ख़ास बात कि इस मौके पर जो ख़ास स्कूली बच्चे आने वाले हैं, जो ख़ास तलबा आने वाले हैं, उनके साथ वो इस तारीखी मंजर का हिस्सा बनेंगे। लगातार न्यूज़ 18 की नज़र भी इस अहम खबर पर बनी हुई है। आगे बढ़ेंगे। मुल्क में मुसलसल बढ़ती हुई माहौलियाती आलूदगी और ग्लोबल वार्मिंग के लिए हुकूमती सतह पर मुतादिद स्कीमें चलाई जा रही हैं ताकि इस पर काबू पाया जा सके। अब वजारत बराए फ़रोग़ इंसानी वसाइल ने मरकजी तालीमी इदारों को हिदायत जारी की है कि इसमें ज़ेर तालीम तलबा व तालिबात अपने यौम पैदाइश पर शजरकारी करें, यानी अपनी बर्थडे पर पेड़ लगाएं, ताकि एक मुस्बत पैगाम आम हो सके और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। इसी सिलसिले में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने भी तलबा को बाकायदा एडवाइजरी जारी कर दी है। आज शोबे दीनियात में ज़ेर तालीम रिसर्च स्कॉलर सना नाज ने शोबे में ही शजरकारी करके अपना यौम पैदाइश मनाया। इस मौके पर सना ने कहा कि जब तक वो शोबे में है, इस पौधे की देखभाल करती रहेंगी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी एक रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। हुकूमत हिंद के मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन ने कहा है कि जो भी तालिब इल्म अपनी सालगिरह मनाते हैं, यौम पैदाइश मनाते हैं, तो वो बजाय इसके कि दूसरे तरीके से मनाएं, वो कम से कम एक पौधे को लगाएं और उसकी निगहदाश्त करें, ताकि पर्यावरण को हम अच्छा तौर पर बना सकें और उस पौधे की रखवाली भी करें जब तक वो यहाँ तालिब इल्म है। HRD की तरफ से यूनिवर्सिटी को ये एडवाइस दी गई थी कि वो हर स्टूडेंट अपनी बर्थडे पर यूनिवर्सिटी में प्लांटेशन करे, ताकि जो आज ग्लोबल वार्मिंग है उसकी कमी को दूर किया जा सके। जो ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघल रहे हैं, वो आज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही हैं, तो ताकि वो दूर हो सके और यूनिवर्सिटी के अंदर हरियाली कायम हो सके। और मैंने आज अपनी बर्थडे पर ये प्लांट को लगाया है और जब तक मैं यहाँ रहूँगी इसकी देखभाल करूँगी। बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन के काम करने पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। दरअसल मदरसा बोर्ड के चेयरमैन बोर्ड के अरकान के साथ मीटिंग के बगैर अपनी मर्जी से बोर्ड में फैसले कर रहे थे। कई मदारिस की मंजूरी भी चेयरमैन ने अपनी मर्जी से ही मनसूख की। नतीजतन अदालत ने चेयरमैन के कामकाज पर रोक लगाते हुए 24 सितंबर तक जवाब मांगा है। तो आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मुझे इजाजत दें। आदाब। बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन के काम पर रोक। पटना हाईकोर्ट ने लगाई रोक। चेयरमैन ने एक मदरसे की मंजूरी को अपनी मर्जी से किया रद्द। अदालत ने 24 सितंबर तक चेयरमैन से मांगा जवाब। मदारिस मुंतजमीन ने अदालत के फैसले का किया खैर मकदम। बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल कय्यूम अंसारी ने बोर्ड के चेयरमैन का ओहदा संभालते ही अपनी मर्जी से बोर्ड को चलाने की कोशिश शुरू कर दी थी। चेयरमैन ने बोर्ड के अरकान के साथ मीटिंग के बगैर कई फैसले लिए, जिस पर काफी तनाजा हुआ। इसी दरमियान दरभंगा के एक मदरसे की मंजूरी चेयरमैन ने अपनी मर्जी से मनसूख कर दी थी। मामला अदालत में पहुंचा और अदालत ने 3 जुलाई 2019 तक बोर्ड के अरकान के साथ मीटिंग करके इस पर फैसला लेने की हिदायत दी थी। चेयरमैन ने अदालत के हुक्म की तामील नहीं की थी, जिसके नतीजे में चेयरमैन के काम पर अदालत ने रोक लगा दी है। इस मामले पर कांग्रेस लीडर आजमी बारी ने कुछ यूं रद्द अमल जाहिर किया है। मदरसा बोर्ड जब से वो बने तरक्की के रास्ते पर जाने के बजाय तनाजुली के रास्ते पर जाने लगा और ये हालत हो गई कि अब मदरसा बोर्ड में कोई जाता नहीं है, मदरसे का नाम नहीं लेता। हर जगह मदरसे में एक एनार्की है, माहौल है, गलत तरीके के फैसले हो रहे हैं। इसलिए हम जो कोर्ट ने फैसला किया है, दिया है, जजमेंट दिया है, मैं उसका खैर मकदम करता हूँ। ये ज़रूरी था और मुझे आने वाले दिनों में उम्मीद है कि कोई अच्छा चेयरमैन आएगा और वो अच्छा काम करेगा। अमारत शरिया बिहार ने भी इस पर अपना रद्द अमल जाहिर किया है। अमारत शरिया के मुताबिक कानून के मुताबिक चेयरमैन को काम करना चाहिए था। इमारत का कहना है कि चेयरमैन के इस तरह के फैसलों से मदरसा बोर्ड के वकार को नुकसान पहुंचा है।
बोर्ड में जो पहले से कानून बना हुआ है बोर्ड की बैठक करके फैसले लेने का, उस पर अमल नहीं हो रहा था और वही वजह थी कि बाज़ मदरसे वाले हाई कोर्ट में गए थे और हाई कोर्ट ने इस बारे में खुसूसी आदेश दिया था। और ये हम लोगों के लिए बड़े दुख की बात है कि मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने उस आदेश के हिसाब से काम नहीं किया